जो मैं महसूस करता हूँ कि इस पार्टी में संवादहीनता की जगह बढ़ती जा रही है। कहते हैं जब आदमी पीड़ा में होता है तो उसके मुंह से सच निकलता है, और अरुण यादव इन दिनों पीड़ा में बताए जा रहे हैं। वो खंडवा उपचुनाव लड़ने से भी इनकार कर चुके हैं। तमाम अटकलों को विराम लगाते हुए अरुण यादव अंतिम सांस तक कांग्रेसी रहने की बात करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी से एक शिकायत है जो दिल्ली से लेकर एमपी तक शिद्दत से महसूस की जा रही है। मुखर होकर बोलने वाले कांग्रेस के नेताओं में आपस में ही बात नहीं होती है। पार्टी में संवादहीनता लगातार बढ़ती जा रही है। बकौल अरुण यादव, पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत यही है। क्योंकि मैं कोई किसी बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, कार्यकर्ता हूँ, लेकिन ये जो मैं महसूस करता हूँ कि इस पार्टी में संवादहीनता की जगह बढ़ती जा रही है और इसी वजह से हम लोग आपस में संवाद नहीं कर पाते। जितना अधिक संवाद होगा उतनी चीज़ों में क्लियरिटी आएगी, चाहे वो ब्लॉक स्तर हो, चाहे ज़िला स्तर हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे नेशनल स्तर की बात हो। अधिक से अधिक संवाद आपस में होना चाहिए, कार्यकर्ताओं में होना चाहिए, नेता में होना चाहिए। पंजाब से लेकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक पार्टी में मचा अंदरूनी घमासान कहीं न कहीं अरुण यादव की बात पर मोहर लगाता दिखता है। दिल्ली में भी असंतुष्ट कांग्रेसियों के G23 ग्रुप की भी कहीं न कहीं यही शिकायत है। कांग्रेस में संवादहीनता की स्थिति दिल्ली से लेकर राज्यों तक नजर आती है। सीनियर जूनियर और केंद्र राज्य के बीच संवाद के पुल टूटे नजर आते हैं, और जो कांग्रेस की कमजोरी है वही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। संगठन में केंद्रीय नेतृत्व से लेकर ब्लॉक और बूथ स्तर तक एक संवाद नजर आता है। मध्य प्रदेश के उपचुनाव की ही बात कर लें तो बीजेपी में सीएम से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक एक सी ही बात करते नजर आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चयन में कुछ समय थोड़ी लगता है। पार्टी का स्थानीय नेतृत्व प्रदेश का केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करता है, केंद्रीय नेतृत्व अंतिम रूप से फाइनल करता है। वैसे भी नवरात्रि आ रही है तो फॉर्म तो नवरात्रि में ही भरेंगे प्रारंभ होने पर, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है, नाम घोषित हो जाएंगे। कोई भी चेहरे हमारा टिकट का डिक्लेरेशन केंद्रीय नेतृत्व हमारा तय करता है। हमारी बाकी चर्चाएं पूरी हो गई हैं और जल्दी ही पार्लियामेंट बोर्ड इसको तय करेगा। सियासत में जब संवाद खत्म होता है तो संशय पैदा होता है, और जब संशय होता है तो साजिशों को बल मिलता है, और जब साजिशें होती हैं तो संगठन छिन्न भिन्न हो जाता है। और कांग्रेस के साथ शायद इन दिनों यही हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है सुनो सुनाओ कांग्रेस। संवादहीनता का मतलब शायद हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि बिल्कुल ही बात नहीं होती। नहीं सर, अगर आप भी ये समझ रहे हैं तो आप ठीक नहीं समझ रहे हैं। संवादहीनता का मतलब ये होता है कि संवाद के जरिए एक दूसरे के दिल तक न पहुंचना। शरद जी मिले, उनके एक और मित्र मिले, और कैसे हैं शरद जी? बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया चल रहा है। कैसा चल रहा है कामकाज? सब बढ़िया चल रहा है सर। घर परिवार में सब बढ़िया चल रहा है सर। आप कैसे हैं सर? आपके यहाँ सब ठीक है सर? सब बढ़िया चल रहा है भैया। और शरद, काम करो पार्टी के लिए, लगे रहो, ठीक है? कोई समस्या तो नहीं? नहीं सर, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं सर। ये बुके हाँ लाइए, लीजिए, रखिए, जाइए, नमस्ते। संवाद वो होता है कि शरद कुछ पीड़ा में दिख रहे हो यार, इधर आओ, इधर अरे ऐसे मत जाना। अरे भैया, शरद जी को जाने मत देना, बुलाओ। हाँ शरद, 10 मिनट अपन अलग बैठेंगे, है ना? हाँ, बात करेंगे। हाँ शरद, बताओ। अरे यार, तो दिल की बात नहीं बता रहे। बता। शरद जी की आंखों में हल्का हल्का पानी आने लगता है। सर, बहुत अपमान हुआ है सर। क्या हुआ यार? सर, इन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने वैसा कहा, सर हमको ऑलसेट कर दिया था पिछले चुनाव में। ये वो संवाद की प्रणाली है जो दिल तक पहुंचती है, जो आपके मेरे दिल में उतरती है। और मनुष्य तो इसी के लिए पहचाना जाता है सर, हम मशीन तो है नहीं। हम चाहते हैं कि आप ऊपर मत टटोलो। कांग्रेस में मैं नहीं कहता कि ये परंपरा नहीं है, ऐसे बड़े नेता हैं, लेकिन उसके वो संगठन शिल्पी नेताओं की कमी अब जरूर है। कमलनाथ एक बहुत ही माहिर पॉलिटिशियन है, लेकिन उनके पास शायद इतना समय नहीं होगा कि वो हर एक कार्यकर्ता के क्षेत्र, उससे जुड़ी समस्याओं, चुनौतियों, पारिवारिक मसलों को समझें। तो ये किसी और को समझना चाहिए, जैसा बीजेपी में होता है या कभी कांग्रेस में होता रहा था।
तो संगठन की मजबूती और आत्मीय संवाद, आज अगर अरुण यादव ये कह रहे हैं कि संवादहीनता की स्थिति है तो इसको सुनना तो चाहिए। सुरेश पचौरी जी कहाँ हैं, उनसे पूछा तो जाना चाहिए कि आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपको हम लोग किनारे कर रहे हैं। अजय सिंह जी अगर पीड़ा में हैं तो उनसे भी पूछा जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए आप कहें कि कमलनाथ जी पहल करें, ये ज़रूरी नहीं है। इसके लिए कोई भी उपाध्यक्ष, पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष, कोई भी पार्टी का महामंत्री, कोई भी पार्टी का और व्यक्ति, ये सब एक स्ट्रक्चर्ड वे में जब सामने आते हैं तो वो यही कहते हैं कमलनाथ जी आप अपने काम पर फोकस करिए, हम निपटा लेंगे। अरे सर आप छोड़िए तो, अजय सिंह जी भी आएंगे, अरुण यादव भी मुस्कुराएंगे। आज इसी पर हम बात करेंगे। और प्रत्याशियों की घोषणा भी कांग्रेस ने कर दी है, लेकिन प्रत्याशियों की घोषणा के साथ उनमें मनोबल उत्पन्न करना, जीत की संभावनाओं को झोंकना, ये संगठन का काम है। जो मेहमान हमारे साथ हैं उन मेहमानों से मिल लीजिए। हमारे साथ हैं उमेश शर्मा जी, प्रवक्ता हैं, युवा नेता हैं बीजेपी के और बहुत अच्छे से बीजेपी की रीति नीति को समझते हैं। अवनीश बुंदेला हैं, युवा नेता हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत है। सुशील शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, और मनोज सैनी जी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर और लगातार कांग्रेस, बीजेपी और राजनीतिक मसलों पर निगाह रखने वाले। मनोज, पहली टिप्पणी आपकी। बीजेपी ने करीब करीब शाम 5:30 बजे मंगलवार को सूची अपनी अधिकृत तौर पर जारी कर दी है। सूची जारी करके एक लीड बढ़त उसने ली है, लेकिन इस बढ़त को बीजेपी के ऊपर जीत में बदलना बहुत आसान नहीं है, जैसा बीजेपी के लिए भी नहीं है। जीत तक पहुंचना कोई बहुत आसान बात नहीं होती, पार्टी कितनी ताकतवर हो या पार्टी की शक्ति वैसी नहीं हो, लेकिन आपको चुनाव की तरह लड़ना पड़ता है तो बहुत कमज़ोर समझा जाने वाला दल या पार्टी या प्रत्याशी भी चमत्कार पैदा करता है, और कई बार बहुत ताकतवर समझने वाला दल पीछे भी रहता है, और कई बार बहुत प्रत्याशित तरीके से जीत भी दर्ज करता है। आप किस तरह देखते हैं अरुण यादव जी के बयान को भी, और जल्दी से एक टिप्पणी आपकी चाहूँगा इस सूची को लेकर भी। देखिए, जहाँ तक अरुण यादव जी की बात करें तो संवादहीनता की जो बात है वो तो दिखाई देती है कांग्रेस में, और इसीलिए कांग्रेस के तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी में आए, बार बार ये मुद्दा उठता रहा है। लेकिन जहाँ तक आज बात है कि कांग्रेस ने एक लीड जरूर ली है, अपने 3 प्रत्याशी विधानसभा से घोषित कर दिए है, और सबसे दिलचस्प जिस लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, जिसको लेकर आज अरुण यादव भी चर्चा में बने हुए हैं, तो वहाँ से राजनारायण सिंह को मैदान में उतारा। लीड लेना प्रत्याशी के बतौर यहाँ तो कांग्रेस ठीक दिखाई दे रही, लेकिन आप दमोह के चुनाव को याद कर लीजिए या फिर 28 सीटों पर जो उपचुनाव हुए उसको याद कर लीजिए, तो मुझे लगता है सियासत है, यहाँ सब कुछ बदलता हुआ नजर आता है। दमोह में कमजोर समझा गया, लेकिन कांग्रेस भारी पड़ गई, और उसी भारी अंदाज में अभी दिखाई दे रही, क्योंकि पहले प्रत्याशी उन्होंने घोषित कर दिए। पर अब भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चैलेंज जरूर ये दिखाई दे रहा है कि जब प्रत्याशियों के नाम हमारे सामने होंगे या दर्शक देख रहे होंगे तो वो कौन होंगे, कौन से ऐसे चेहरे होंगे। और सबसे दिलचस्प बात शरद जी लोकसभा की होगी, खंडवा बुरहानपुर लोकसभा की, क्योंकि राजनारायण सिंह जिनको प्रत्याशी बनाया है वो 1985 में वहाँ से विधायक रहे हैं और लगातार 3 बार विधायक रहे हैं, और सीधे अर्जुन सिंह से उनके सीधे संपर्क रहे हैं, बहुत ही सीनियर लीडर रहे हैं, तो चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है। तो हमें लगता है एक अच्छा कैंडिडेट कांग्रेस ने अपनी तरफ से दिया है, और इसीलिए अरुण यादव ने भी अपनी आप से दूरी बनाई। दूसरी तरफ महेश पटेल को वहाँ से जोबट से प्रत्याशी बनाया, तो उनका पूरा परिवार राजनीतिक उस पर रहा है, अलग अलग पदों पर रहा। वो खुद मंडी के अध्यक्ष रहे, 2018 में चुनाव लड़ा, 2008 में उन्होंने चुनाव लड़ा, मात्र 3000 वोटों से उनको हार का सामना करना पड़ा था। इसी तरह यदि हम रेगांव की तरफ जाते तो कल्पना पिछली दफ़ा भी चुनाव लड़ी थी, लेकिन अच्छी खासी 18,000 वोटों से वो हारी थी। तो हमें लगता है कल्पना पर क्यों दांव लगाया, ये थोड़ा सा एक संशय पैदा करता है। नितेंद्र की बात बहुत स्पष्ट है कि वो एक अच्छे उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस के जाने जाते हैं, क्योंकि उनके पिता लगातार उस क्षेत्र में रहे हैं, चुनाव जीतते रहे। यदि अनीता नायक को छोड़ दें जो एक बार चुनाव जीती थी, तो हमें लगता है बहुत ही सोच समझकर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी तय किए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के पास यही चैलेंज है, क्योंकि नाम सब पहुँचाए जा चुके हैं, पार्लियामेंट कमेटी जो है उसको नाम घोषित करना। बिल्कुल सुशील जी, मैं बहुत क्विक रिएक्शन आपका चाहूँगा। कमलनाथ जी के दिमाग में पिक्चर क्लियर है, वो और उनके जो उनकी टीम है उसके दिमाग में कोई दुविधा नहीं थी, इसीलिए बातें बहुत चल रही थी। लेकिन जिस तरह से ये चीज़ साफ है तो ये भी हो सकता है कि राजनारायण का नाम अचानक तो नहीं उभरा होगा, नाम पहले से रहा होगा, पैनल में शायद दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, जैसा भी रहा हो। लेकिन कमलनाथ जी अपना होमवर्क करके मैदान में उतर रहे हैं, ये उन्होंने अपनी शैली नहीं बदली है, बदल भी नहीं सकते हैं जी। नहीं, देखिए शरद जी, अंत आप प्रत्याशी पहले घोषित करें, आपका टीम वर्क बहुत अच्छा हो,
आपने सारा होमवर्क भी बहुत अच्छा किया हो, लेकिन अंत में आप सफल रहे या असफल रहे ये चुनाव परिणाम ही बताते हैं। आप प्रत्याशी पहले घोषित करें, बाद में घोषित करें, आपकी रणनीति क्या है, इसके कोई बहुत ज़्यादा बाद में मायने नहीं रहते। हम समीक्षक भी उसके बाद यही लिखते हैं कि सब कुछ ठीक था लेकिन परिणाम तो आपके अनुकूल नहीं आया। और एक पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव ने तो कमलनाथ के सर्वे पर ही सवाल उठा दिए थे 2020 में जब 28 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। ये तो ये बात होगी, लेकिन जो आपने दूसरी बात कही है, देखिए जो संवादहीनता वाली बात कही, मुझे लगता है कि संवाद कांग्रेस में सबसे होता है, लेकिन आत्मीय संवाद जिसका आपने उल्लेख किया वो अपनों से होता है। और कांग्रेस में अपने कौन होते हैं? जो कमलनाथ समर्थक है वो अपने हैं, जो पचौरी समर्थक है वो अपने नहीं है, जो अरुण यादव समर्थक है वो अपने नहीं है। तो ये आत्मीय संवाद सिर्फ अपनों से करते हैं, बाकी से वही संवाद जो आपने जो शैली बताई वही है। इसी कारण कांग्रेस का ये हाल हो गया है और अभी भी वो सुधार की गुंजाइश नहीं दिख रही जिस तरीके का अभी भी माहौल कांग्रेस में है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात ये भी है सुशील जी, जो अक्सर मानी जाती है, अपवाद हो सकते हैं, कि सफलता और असफलता में एक समानता ये रहती है कि संवाद दोनों जगह कम होता है। जो बहुत सफल होता है वो सफलता के घोड़े पर सवार होकर इतना अधिक व्यस्त हो जाता है कि कई बार उस पर भी ये आरोप लगते हैं कि आप अपनों को भूल गए। जैसा बीजेपी को लेकर कभी कभी कहा जाता है कि आप सफल तो हो रहे हैं लेकिन सफल के साथ अत्यधिक व्यस्त हो रहे हैं। आपके शीर्ष पदाधिकारियों के पास अब पार्टी के आत्मीय और प्रिय कार्यकर्ताओं के लिए समय नहीं है। जिन्हें आदत थी कुशाभाऊ ठाकरे के साथ घंटों बात करने की, आज उनके पास कुछ क्षण भी नहीं है वरिष्ठ नेताओं के लिए। उमेश जी की एक छोटी टिप्पणी लेकर ओवरऑल सिनेरियो पर, कार्यकर्ता भाव में कमी आई है ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन कार्यकर्ता के लिए समय में कमी आई है ये साधिकार मैं कह सकता हूं। जी, एक पत्रकार के नाते उमेश जी। जी जी शरद जी, मुझे लग रहा है कि आज की ये बहस तो राजनीतिक बची नहीं है। मुझे लग रहा है कि आपने इसको शुरुआत में ही एक पारिवारिक भाव का स्वरूप प्रदान कर दिया है जी। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये मेरे जैसे कार्यकर्ता के मर्म का स्पर्श करने वाली शब्द शैली में आपने थोड़ा सा हमें भी भावुक कर दिया। वास्तव में किसी भी संगठन में संवादहीनता की स्थिति का निर्माण नहीं होना चाहिए। ये हीनता की जगह आत्मीयता शब्द जुड़ जाएगा तो ये संवाद की आत्मीयता जो है ये संगठन को सौष्ठव प्रदान करती है। और जब कोई संगठन को सौष्ठव प्रदान होता है तो वो पुष्ट होता है, संपुष्ट होता है और उसका कार्यकर्ता बहुत मनोबल के साथ युद्ध के मैदान में उतरता है। और मैं संक्षिप्त में समाप्त करता हूं शरद जी, क्योंकि अरुण यादव जी के साथ जो हालिया घटनाक्रम घटा है, 2-4-5 दिनों के जो उनके लगातार बयान आ रहे थे उसमें कहीं क्षोभ भी दिख रहा था, कहीं झल्लाहट भी थी। ट्वीट इस प्रकार के आ रहे थे कि कहीं ना कहीं उनकी वेदना कटाक्ष के साथ निकल रही थी। पर जो आज आपने उनकी टिप्पणी दी है, मुझे लगता है कि संभवतः कहीं मुझे और देखने में नहीं आई है, यही मैंने आज शाम को पहली बार सुनी है कि उन्होंने जो कहा है और उसमें अब दर्द दिखा है। अभी पिछले 4-5 दिनों के बयान में दर्द नहीं था, आक्रोश था, क्षोभ था, छुपा हुआ गुस्सा था। पर आज जो आपने सुनाया है वो कहीं ना कहीं अरुण यादव जी का दर्द है और मुझे लग रहा है कि जुबान अरुण यादव की जरूर है। शायद यही दर्द अजय सिंह जी का भी है, शायद यही दर्द सुरेश पचौरी जी का भी होगा, या कांग्रेस पार्टी में और भी जो मित्रगण इस तरह के होंगे उनका दर्द होगा। तो मुझे लग रहा है कि ये तो अब हमारा विषय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में ये संवादहीनता की स्थिति क्यों बन रही है, संवाद न्यूनता की स्थिति क्यों बन रही है। न्यूनता हो पर आत्मीयता तो हो। संवाद में न्यूनता चलती है, जो आपने कहा था कि व्यस्तता होती है तो वो न्यूनता का कारक होती है। तो न्यूनता स्वीकार है, पर उस न्यूनता में आत्मीयता हो, अपनत्व हो, और उस अपनत्व और आत्मीयता की कमी कांग्रेस पार्टी में दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी कम से कम अभी इससे इसलिए बची हुई है कि हमारे यहाँ एक संगठन की जो व्यवस्था है, जो हमारी संगठन रचना है, उस संगठन रचना के अनेक स्तर हैं शरद जी, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्तर पर कार्यकर्ता संतुष्ट हो जाता है। उसको लगता है कि एक सीढ़ी पर खड़ा होकर वो संतुष्ट नहीं हुआ है तो उसको लगता है कि दूसरी सीढ़ी पर आकर उसको संतोष मिल जाता है। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है, उस संगठन के कारण कार्यकर्ता में तृप्ति का भाव है। और चूंकि कांग्रेस में संगठन नहीं होता है, व्यक्ति प्रमुख होते हैं, व्यक्तिवाचक संगठन है, मास बेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो मास बेस ऑर्गेनाइजेशन में तो संवाद होना चाहिए। जी अवनीश जी, पुराने कथानक जब हम देखते हैं, जिसको कुछ उसी रूप में हमने जब बाहुबली नामक फिल्म में देखा, तो फिल्म का नायक जब युद्ध में अपनी सेना के पैर उखड़ते हैं तो बहुत चिंगाड़ कर कहता है, क्या है मृत्यु? मृत्यु है युद्ध भूमि में पीछे हटना। यही लीडर का काम होता है।
हर व्यक्ति मंत्री बनेगा, हर व्यक्ति सत्ता का शिखर बनना चाहेगा, तो नींव के पत्थर कहां जाएंगे? और याद रखो, पूजे पत्थर जाते हैं। ये भाव आग बना देता है उस कार्यकर्ता को जिसकी अपेक्षाएं तो बहुत हैं। हमने आज़ादी की लड़ाई इसी भाव से लड़ी। हर आदमी सुभाष चंद्र बोस नहीं हुआ, हर आदमी महात्मा गांधी नहीं हुआ, हर आदमी नेहरू नहीं हुआ, लेकिन इसकी महत्वाकांक्षा भी नहीं थी उन सैकड़ों लाखों भारतीयों के मन में जिन्होंने अपनी आहुति, किसी मायने में, माफ कीजिएगा मैं कोई अंडरमाइन नहीं कर रहा हूं, हमारे महापुरुषों के त्याग से उनका त्याग कम नहीं है। आपकी पार्टी में शायद क्या इसी मोटिवेशन की जरूरत है? बीजेपी में भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, हर पार्टी में, हर संगठन में है इसकी जरूरत। जो पार्टी इस भाव से रहित होती है वो सफलता में सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ती तो है, लेकिन जब वो बैंक बैलेंस खत्म होता है फिर पीछे आना शुरू करती है। जी शरद जी, आजकल आपने आज के जो युवाओं के बहुत पसंदीदा कैरेक्टर का उदाहरण दिया बाहुबली, और जो आपने सीन का उदाहरण दिया उसमें बाहुबली कहता महासेना क्या है मृत्यु। तो मैं कहूंगा हमारे जो सेनापति आदरणीय कमलनाथ जी, जब हमारी सरकार कपट से गिराई गई तो हमारे जब कार्यकर्ता हताश हो रहे थे, उस समय कमलनाथ जी ने संचार किया था, हम कांग्रेसियों में संचार किया था और हम पीछे नहीं हटे थे और आज हम फिर लड़े और आज हम दमोह चुनाव आज हम फिर लड़ने के लिए तैयार हैं शरद जी। तो ये है संवाद। मैं देखिए आदरणीय अरुण यादव जी ने शरद जी किस परिप्रेक्ष्य में कहा, उन्होंने कहा ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, तो वो देखिए उसमें मैं जाना नहीं चाहता, पता नहीं किस स्थितियों में उन्होंने कहा हो, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, संवाद का शरद जी सबसे जीता जागता उदाहरण है कि जिन 4 सीटों से बरोबर जो प्रत्याशी, जो कई लोग सदस्य थे जो अपना नामांकन भरना चाहते थे, अपना बायोडाटा दे रहे थे, टिकट के लिए दावेदार थे, कांग्रेस पार्टी ने उन 4 के नाम घोषित करके संवाद का सबसे बड़ा उदाहरण दिया कि देखिए ये है क्लियर संवाद, ट्रांसपेरेंट संवाद, कि कहीं कोई लाग लपेट नहीं, साहब ये थे। और आदरणीय अरुण यादव जी ने मुझे लगता है 2 दिन पहले स्पष्ट कर दिया था कि उनके पारिवारिक कारणों से वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। बाकी शरद जी एक बात और संवाद की बड़ी अच्छी डेफिनेशन बताना चाहूँगा, ये जो इंग्लिश में इसको कम्युनिकेशन कहते हैं शरद जी, वो 2 वे होता है, एक वर्बल होता है, एक नॉन वर्बल होता है। और हमेशा संवाद की सबसे अच्छी परिभाषा ये होती है शरद जी कि हमेशा इस तरफ से अगर बोला जाए तो रिटर्न आवाज आनी चाहिए। उस मतलब आप जब कहीं खड़े हो जाए इको पॉइंट पे, आप चिल्लाते तो उधर से आपकी आवाज रिटर्न होती, वो भी एक कम्युनिकेशन होता है सर जी, वो भी एक संवाद होता है। लेकिन मैं देख रहा हूं वर्तमान में देश की राजनीति कह लें या प्रदेश की राजनीति कह लें शरद जी, आप याद करिए हमारे समय में अगर पेट्रोल पर 1 रुपए या 10 पैसे बढ़ते थे तो हमारी सरकार संवाद करती थी जनता से, मीडिया से संवाद करती थी कि ठीक है हम उसके दाम कम करेंगे। कल ही डीजल के दाम 100 रुपए पार कर गए प्रदेश में। मैं देख रहा हूं हमारे, अगर आप कहें कि हम सड़कों पर नहीं, 7,000 कार्यकर्ताओं पर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर 6 महीने में एफआईआर दर्ज हो गई। मतलब हम बरोबर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कहीं सरकार संवाद करना ही नहीं चाहती। चाहे आप महंगाई पर बात कर लें, डीजल पेट्रोल के ऊपर बात कर लें, और मैं तो शरद जी कहता हूं खुद भाजपा में कई बार आवाज उठी है शरद जी। आपको याद होगा एक सीन, एक बात आपको याद होगा, जब प्रभात झा जी को जब हटाया गया था तो उन्होंने कहा था कि मेरे विदाई की पटकथा इतनी गुप्त थी, शिवराज जी ने इतनी गुप्त रखी कि पोकरण से भी ज्यादा गुप्त थी। तो वो थी असली संवादहीनता जो प्रभात झा जी ने खुद शिवराज जी के लिए। राजनीति में पटकथाएं गोपनीय ही रहती हैं। अरुण जी का भी हमको अभी अभी पता चला है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत पहले से ये पता था कि वो हटने वाले हैं। सुशील जी, एक बहुत संक्षिप्त रिएक्शन आपका मैं चाहूँगा। बीजेपी में मुख्यमंत्री बदलते हैं, येदी जैसा सीनियर, येदियुरप्पा, कर्नाटक की मैं बात कर रहा हूँ, रूपला साहब भी कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं रहे, उत्तराखंड की आप बात कर लीजिए, गुजरात की बात कर लीजिए, पूरे कैबिनेट ही बदल जाती है गुजरात में। अगर आप ये मान भी लें कि बीजेपी में अनुशासन का, जो मैं चाबुक डंडा जैसे शब्दों का कतई प्रयोग नहीं करूँगा, लेकिन अनुशासन की एक भावना है वो बड़ी गहरी है। उस भावना से लोग, ये तो मैं ज़रूर कहूँगा, डरते भी हैं और उसका बहुत अधिक आदर भी करते हैं। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि सिर्फ भय से ही ये सब परिवर्तन किया है, या आपको लगता है कि बीजेपी का अनुशासन और संवाद भी मजबूत है, ये समझाने में भी वो कामयाब होती है कि आपको काफ़ी कुछ मिल चुका है, थोड़ा किनारे बैठिए? देखिए शरद जी, येदियुरप्पा जी की बात करें तो कितनी बार संवाद करके उनको मनाया गया, एकदम से उनको नहीं बदला गया है। तो ये बीजेपी की यही खासियत है कि निर्णय उनके हो जाते, लेकिन उसको अमल में लाने के पहले सारी परिस्थितियां अपने हाथ में, कंट्रोल में ले लेती बीजेपी।
जब नरेंद्र मोदी 2013-14 में जब केंद्रीय राजनीति में आए थे और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने मार्गदर्शक मंडल में बड़े नेताओं को वो किया, तो क्या नहीं मालूम था नरेंद्र मोदी को या उनकी टीम को कि कितना जो है इससे नुकसान हो सकता है? और क्या ये सिर्फ ये भी आकलन करने में बहुत और कि ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, इसके पीछे एक थिंक टैंक पूरा लगता है। आपको बता रहा हूं, जैसे मध्य प्रदेश में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में लग रहा था कि कार्यकर्ता उपेक्षित है, उसको जो है समय नहीं मिल रहा है, तो भाजपा ने क्या किया, संघ ने क्या किया, शिव प्रकाश जी जैसे एक मंझे हुए व्यक्ति को यहाँ भेजा। आप देखिए कितनी जगह वो बैठक लेते, पता भी नहीं चलता कि वो यहाँ बैठक लेके चले गए। तो और एक बड़ा जब व्यक्ति जब आपके पास आता है तो आपको, और वही जो आत्मीय संवाद जो होता है उसके कारण उसकी जितना भी जो मन भरा होता है वो हल्का हो जाता है, उसकी पीड़ा खत्म हो जाती है। तो ये कांग्रेस में कमी, और जो अरुण यादव ने जो इशारा किया है वो ब्लॉक लेवल, एक लास्ट लाइन, वो ब्लॉक लेवल पर नहीं किया, वो उनका इशारा केंद्रीय नेतृत्व पर है, संवादहीनता वहां पर है। नहीं, चलिए इसके बहुत व्यापक अर्थ हैं, इसको आप अपने अपने नज़रिए से हम देखेंगे ही, इसके लिए हम सभी स्वतंत्र हैं और आपकी असहमति का भी पूरा सम्मान है बुंदेला जी। मनोज जी, बहुत क्विक एक रिएक्शन आपका, दोनों की तैयारियां आप मैदान स्तर पर देख रहे हैं। जैसा कहा कि मध्य प्रदेश के प्रभारी बीजेपी के शिव प्रकाश जी की अगर हम बात करें, वो पहुंच रहे हैं जगह जगह, बैठकें चल रही हैं, लेकिन फिर वही बात है कि दमोह में भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी, कोई कोर कसर नहीं थी, लेकिन जीत जीत है, हार हार है। इसीलिए प्रभाष जोशी ने कभी लिखा था कि जीत के नायक कई होते हैं, लेकिन हार को तो अपनी गर्भनाल भी खुद काटनी पड़ती है और अपनी ही अंधेरी कोठरी में उस गर्भनाल को गाड़ना भी पड़ता है। हार इतनी निर्मम होती है, तो वो तो ठीक है, एक दार्शनिक बात है। आप किस तरह बीजेपी कांग्रेस की जमीनी तैयारियों को देख रहे हैं? बहुत क्विक रिएक्शन, क्योंकि दोनों मित्रों की, राजनीतिक मित्रों की एक तेज रिएक्शन लूंगा मैं जी। देखिए, आज ये तो बिल्कुल साफ हो गया है कि कमलनाथ जो कहते हैं, मतलब दिखने वाली बात नहीं है, लेकिन वो करते हैं। क्योंकि पहले से ये कहा जा रहा था कि सर्वे के आधार पर लगातार वो बने हुए हैं और सर्वे के आधार पर ही टिकटों का वितरण होगा, वो हो गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यदि मैदानी तौर पर हम तैयारी देखें तो बहुत आगे है, वर्तमान में कांग्रेस से बहुत आगे है, दमोह में भी आगे दिखाई दे रही थी। लेकिन मुद्दे बहुत अलग है शरद जी इस चुनाव में, क्योंकि महंगाई जैसे मुद्दे भी होंगे जो जनता को सीधे छूते हैं और तमाम तरह के ऐसे मुद्दे भी होंगे जो जनता से सीधे पाते हैं। तो मुझे लगता है बहुत चैलेंज होगा भारतीय जनता पार्टी के सामने भी, क्योंकि दमोह का बार बार उदाहरण कांग्रेस देना चाहेगी और बीजेपी इसीलिए अपने प्रत्याशी को घोषित करने में चुनौती कांग्रेस के लिए भी है जी। दमोह की परिस्थितियां भिन्न थी जी, और यहाँ की परिस्थितियां आप हर परिस्थिति को एक जैसा नहीं मान सकते जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और वही चुनौतियां दोनों तरफ दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो समझना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। और कांग्रेस ने थोड़ी सी बढ़त जरूर ली है, लेकिन अब बीजेपी उस बढ़त को दूसरे रूप में कैसे लेते, क्योंकि प्रत्याशी चयन ही अब सबसे बड़ा मुद्दा होगा मुझे जी। लेकिन कांग्रेस की ये शैली रही है, चाहे 28 सीटों का उपचुनाव हो या उसके पहले 2018 में भी उसने बढ़त ली थी, लेकिन कई बार आप बढ़त लेने के चक्कर में ये भी कहीं जल्दबाजी ना हो जाए, इसलिए बहुत ठहरना चाहिए और अंतिम समय तक दोनों ही पार्टियों को नाम बदलने के विकल्पों पर भी बराबर विचार करना चाहिए। उमेश जी, एक क्विक रिएक्शन, एक समराइज टिप्पणी आपकी भी, फिर अवनीश जी से मैं टिप्पणी लूंगा जी, ओवरऑल सिनेरियो पर जी, बाय इलेक्शन जी। जी बस मुझे लग रहा है शरद जी की समय बहुत कम है। मैं तो केवल एक बात की आश्वस्ति आपको देना चाहता हूं कि जो मनोज जी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने बढ़त ले ली है, मुझे लगता है कि ये उनका अपना दृष्टिकोण है। ये बढ़त का कोई बहुत बड़ा मजबूत आधार नहीं है कि हमारा प्रत्याशी 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद घोषित होगा तो हम कांग्रेस से इस आधार पर बहुत पिछड़ गए, कुछ ऐसा नहीं है। और मुझे लग रहा है कि ये जो नाम परिदृश्य में आए हैं, खैर ये तो जनादेश होता है, जनता का अंतिम निर्णय है, वो दोनों ही दलों को स्वीकार करना पड़ता है। पर जो खंडवा, चूंकि मुझे जिम्मेदारी मिली हुई है, तो खंडवा से जो समाचार आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि शरद जी अंतिम बात के बहुत आश्चर्यजनक मतों के अंतर से हम लोग खंडवा जीतेंगे। क्योंकि मैं खंडवा का इसलिए उल्लेख कर रहा हूं कि अभी बहुत जल्दबाजी है, अभी शुरुआत है और अभी चूंकि टिकट घोषित ही हुए हैं, पर खंडवा में बहुत हर्ष का वातावरण है और भारतीय जनता पार्टी 5 लाख से अधिक मतों से रिकॉर्ड बनाएगी खंडवा में। चलिए, ये दावा भी सामने आ गया। शुभकामनाएं आपको भी, शुभकामनाएं कांग्रेस को भी जी। बुंदेला साहब, मन के लड्डू खाने में कोई बुराई नहीं शरद जी। बाकी हमारी प्लेइंग 11 हमने घोषित कर दी है। 2011 में धोनी ने एक सपना देखा था टीम को वर्ल्ड कप जिताने का, उसने प्लेइंग 11 उसके 6 महीने पहले घोषित कर अपनी सेलेक्ट करवा ली थी। टीम को ज्यादा प्रैक्टिस का समय मिला और नतीजे सबके सामने, हम वर्ल्ड कप जीते। और मैं वही कहना चाहता हूं, हमारी प्लेइंग 11 आदरणीय कमलनाथ जी
घोषित कर चुके हैं। भाजपा में हिम्मत है, अगर आपका संगठन है, अगर आपका कैडर है तो भैया घोषित करो। किस चीज का अंत है? आपके यहाँ तो कार्यकर्ताओं की कमी नहीं, आप तो सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को विश्व की कहते हो, क्यों आप घोषित नहीं कर पाए? मतलब कहीं ना कहीं आपके यहाँ रार है, आपके हमको मालूम है। श्राद्ध पक्ष है ना, श्राद्ध अरे पक्ष भैया है। श्राद्ध पक्ष में कोई काम नहीं रुक गए, पूरी घोषणा करते रहे आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, हर जगह फीते काटते रहे, क्यों बोल रहे हैं फीते काटते रहे? चलिए बहुत धन्यवाद अवनीश जी, बहुत धन्यवाद नवरात्रि में घट स्थापना, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी, बहुत धन्यवाद मनोज जी। खंडवा का एक सिग्निफिकेंस और महत्व ये भी माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस खंडवा में सफलता अर्जित करती है तो वो उस आंकड़े के मैजिकल फिगर के बहुत करीब होगी जो लोकसभा में उसे विपक्ष के नेता का पद दिला सकता है। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है और बीजेपी की पूरी कोशिश है कि उस जादुई आंकड़े से वो कांग्रेस को दूर रखे जो सदन में उसे नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी तक पहुंचा जा सकता है। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो जुड़ता है इससे। और भी लोकसभा की सीटें हैं उपचुनाव में, जाहिर तौर पर उन पर भी निगाह होगी, लेकिन इस आंकड़े तक ना पहुंचे कांग्रेस, ये बीजेपी की कोशिश और कांग्रेस की कोशिश होगी कि उस आंकड़े तक हम ज़रूर पहुंचें। और इसके बीच में इन 4 सीटों के उपचुनाव पर दिवाली के पहले देखिए कि विजय के दीप किस पार्टी के दरवाजे पर मुस्कुराते हुए अपनी रोशनी बिखेरते हैं। शुभकामनाएं दोनों ही दलों को है। नमस्कार।